हाँ भाई, कल वाले कितने बैठे हैं? एक दो तीन चार। अच्छा, नरसिंहपुर वाले आए कि नहीं? ये आए। खरगोन वाले, खरगोन वाले आए? वो भी नहीं आए। नहीं, कितने हो गए फिर? एक तो आप हो गए, तीन आप लोग हो गए, आप भी नए हो गए, आप भी हो गए, उधर भी हो गए। अच्छा चलो ठीक है। तो व्यवस्था क्या समझ में आई क्या कुछ? कल का लेक्चर देखोगे? जो लोग आज पहली बार बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। तेरी नहीं उसमें होगी ना, रिपीटर में? उसी में ही है, रिपीटर में ही है। यहाँ तो मैं बैठा हूँ यार। शेड्यूल क्या आया था तुम्हारा, देखो तो। स्टेट्स क्या आया था? पक्का? हाँ, स्टेट्स के तो था यार। 19 तारीख है ना आज। चलो ठीक है। तो कल का बच्चों आप लोग एक काम करना, सारे लेक्चर जो भी लगे हैं, कल 4 लेक्चर लगे होंगे, अकाउंट्स का लगा। आप, क्या नाम है? प्रियंका? कहाँ से आई? धार? इधर राजगढ़ वाला धार? फिर रतलाम? अच्छा, और पीछे मैडम आप कहाँ से पधारे? इंदौरी? गुड। तो आप लोग जो है यूट्यूब पे लेक्चर डल जाते हैं, नहीं हो तो नीचे प्रीति मैडम से मिले हो क्या? रिसेप्शन पे कितने लोग मिले प्रीति मैडम से? तुम लोग मिले हो? तुम नहीं मिली? देख लिए थे? और तुमने पीछे देख लेना, कैसे देखे बेटा इसको बता देना जरा, है ना? कर देगी ना इतना काम मेरा? इसको बता देना। जो, क्योंकि जो ऑफलाइन आए वो तो ठीक है, उनको क्या देखने से मतलब है, लेकिन जो नहीं आए वो लोग जरूर से जो है वो देख ले भाई। इसे तो कल कुछ पढ़ाया नहीं था, दिखाने का काम मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? क्लियर? चलिए तो पढ़ रहे हैं हम, क्या है? स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। ठीक। इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज बोला जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। ठीक है? एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की कई सारी वैल्यूज होती है। इन सब वैल्यूज को जब आप ग्रुप में लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? उस डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है जिसको निकालने से हमें बाकी की वैल्यू बताने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, सबको एक जैसे नंबर आएंगे क्या? अलग अलग आएंगे। किसी को 20 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, किसी को 10 आए, किसी को 12, किसी को 5, किसी को 8, किसी को 9। अब कोई मेरे से पूछे कि सर आपने टेस्ट लिया क्लास में, बच्चों के नंबर कैसे आए, तो मैं सबके तो बताने से रहा ना, तो मेरे पास टाइम है ना उनके पास। मैं बोलूंगा ठीक है बच्चों का परफॉर्मेंस एवरेज नंबर 12 नंबर एवरेज आए सबको, तो वो सर समझ जाएंगे कि 12 एवरेज आए हैं, मतलब 60% बच्चों को नंबर आ रहा है, और कुछ बच्चों को 12 से कम है और कुछ बच्चों को 12 से ज्यादा है। तो बच्चों के मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी कितनी निकली है? 12 निकली। उसी सेंट्रल टेंडेंसी को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ये आखिरी क्लास है कि अभी और है इसके बाद भी? हाँ, मैथ्स की क्लास होगी ना, 1 से 2 में। चलिए,
तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखेंगे हम। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, संस्कार कितनी देर में आएगा? सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स a central value of the distribution, a central value of the distribution about which the remaining values are centralized. सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब एक ऐसी सेंटर वैल्यू से है जिसके आसपास बाकी की वैल्यू क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट विच द रिमेनिंग वैल्यूज आर सेंट्रलाइज्ड। सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं पर डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी वैल्यू जिसके आसपास बाकी की सारी वैल्यू सेंट्रलाइज्ड होती हैं, वो क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है। टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, to measure central tendency, we have 5 measurements. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट्स होते हैं। टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव 5 मेजरमेंट्स which are also known as average. To measure central tendency we have 5 measurements which are also known as average. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट होते हैं जो कि एवरेज भी कहलाते हैं। टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी we have 5 measurements which are also known as average. ठीक, लिख लिया सबने? आगे बढ़े। These measurements are given as follows. ये मेजरमेंट इस प्रकार दिए जाते हैं। पहले नंबर पे आता है अरिथमेटिक मीन, दूसरे नंबर पे आता है मीडियन, तीसरे नंबर पे आता है मोड, चौथे नंबर पे आता है ज्योमेट्रिक मीन और 5वें नंबर पे आता है हार्मोनिक मीन। ये सब 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। दीज आर दी 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, जिसको हम एवरेज को यूज कर कैलकुलेट करने के लिए यूज करें। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ऑल दीज आर दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, इस चैप्टर में हमको इन 5 के बारे में पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में। चलिए आगे लिखेंगे। इन दी अबव 5 एवरेजेस, in the above 5 averages, arithmetic mean is the best average. इन सब में अरिथमेटिक मीन सबसे अच्छा एवरेज कहलाता है। अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज बिकॉज इट सेटिस्फाई all the properties given by Professor Joule. In the above 5 properties, arithmetic mean is the best average. इन सभी प्रॉपर्टीज में अरिथमेटिक मीन अच्छा एवरेज कहलाता है
इन दी अबव 5 प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज बिकॉज हमसे पूछा जाए कि भाई एवरेज कितने होते हैं, तो हम जवाब देंगे कि 5 होते हैं। उनमें सबसे अच्छा कौन है, तो हम जवाब देंगे कि अरिथमेटिक मीन है। क्यों है? क्योंकि वो प्रोफेसर यूल द्वारा दी गई एक अच्छे एवरेज की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। इट सेटिस्फाई ऑल द सब प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज। फॉर ए बेटर एवरेज, ये प्रोफेसर यूल द्वारा दी गई एक अच्छे एवरेज की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज। चलिए सर, अभी हमने क्या लिख लिया? हेलो, हमने ये लिख लिया कि 5 मेजरमेंट होते हैं। एक तो अरिथमेटिक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है, एक ज्योमेट्री। अब जब किसी काम को करने के, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के अगर 5 तरीके हो गए, तो फिर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आप क्या करोगे? आप कोई से भी तरीके से निकाल लोगे या सबसे अच्छे तरीके से जाना चाहोगे? आप बेटर तरीके इस्तेमाल करेंगे? बोलो हाँ कि ना। तो यूल जब ये बात निकली कि भाई एवरेज 5 तरीकों से निकाला जा सकता है, तो ठीक है भाई, निकाल लेंगे। लेकिन फिर मुद्दा सामने ये आ गया कि बेस्ट एवरेज कौन सा है, विच वन इज द बेस्ट एवरेज, इसको यूज करें। पब्लिक कंफ्यूज है, क्योंकि एवरेज तो सभी निकाल के दे रहे हैं और सब ये दावा कर रहे हैं कि उनका आंसर सबसे अच्छा है, उनकी मेथड सबसे अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में इस समस्या को दूर करने के लिए उस समय के जो बड़े महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन मिस्टर यूल, उन्होंने कुछ नियम कायदे कानून, कुछ शर्तें बना दी और उन्होंने बोला कि भाई 5 एवरेज में से जो भी इन शर्तों को सेटिस्फाइड कर देगा, इनको पूरी कर देगा, उसको हम बेस्ट एवरेज की कैटेगरी में रख लेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने कितनी शर्तें बनाई? 5। और मीन ऐसा इकलौता एवरेज है जो 5 ही शर्तों को फुलफिल करता है, सेटिस्फाइड करता है। कोई एवरेज 2 को करता है, कोई 3 को करता है, कोई 5 को करता है। तो 5 को करने वाला इकलौता कौन है? मीन है। इसलिए मीन क्या कहलाया? बेस्ट एवरेज कहलाया। पहले अपन प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज की क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, a good average a good average according to Professor Yule, a good average should follow the following 5 properties। यूल्स आपके हिसाब से एक अच्छे एवरेज को 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जूल, ए गुड एवरेज शुड फॉलो द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड।
पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। दूसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यूज पर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। नंबर 3, इट शुड बी सुटेबल फॉर, नहीं, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, बहुत ही बेसिक 3 बातें। पहली बात क्या है, डेफिनेशन क्लियर हो, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। दूसरी बात क्या है कि सभी वैल्यू को पर बेस्ड होना चाहिए। क्या है, कहने का मतलब ये है कि सभी का उपयोग कैलकुलेशन के अंदर किया जाना चाहिए। तो तीसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट का मतलब हुआ कि वो कैलकुलेशन में आसान हो, इतना सरल हो कि हर कोई उस मेथड का इस्तेमाल करे। ज्यादा कठिन होगा तो लोग क्या करेंगे, बचेंगे कि कौन दिमाग लगाए यार इसमें, है ना। तो इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए। चौथी बात, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय least affected by fluctuations of sampling, least affected by fluctuations of sampling, least affected हो fluctuations of sampling से, it should be least affected by fluctuations of sampling। और पांचवी बात, it should be suitable for further mathematical treatment, it should be suitable for further mathematical treatment। इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। आखिरी के 2 पॉइंट और एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा, चौथे नंबर वाले को बाद में करूंगा, पहले 5वें नंबर वाले के बारे में बता दूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं साहब कि वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब दूसरी जगह पे उसका उपयोग करने के लिए इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें, तो ही वो आगे अगला आगे का आंसर सही आएगा। बेसिक मेथड ही गलत हो जाएगी तो आगे का आंसर पे फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए सही। और चौथा पॉइंट है लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। 2 शब्द इसमें आ रहे हैं, एक तो आ रहा है फ्लक्चुएशन और एक आ रहा है सैंपलिंग। बोलो हाँ कि ना। मयंक भाई, मयंक तो कौन है, 2 शब्द राठौड़ साहब, और तुम्हारा क्या नाम, प्रियांश, प्रियांश भाई। 2 बड़े शब्द है हरी भर का। एक का मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ रिया, हाँ, एक क्या रिया यादव, तेरा क्या नाम है रिया, हाँ, और पीछे साहू, हाँ, तो एक साहू जी और एक रिया जी। रिया जी बताइए फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, साहू जी से पूछता हूँ, फ्लक्चुएट होना। देखो कुछ सुनाई दिया प्रियांशी क्या बोला इसने, पड़ोसी को सुनी नहीं दे रहा है, यहाँ तक क्या आवाज आई, क्रिस्टिना, चेंज होना, और कोई जवाब, अरे भाई सुना तो है, फ्लक्चुएट सुना कि नहीं सुना, कहाँ सुना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कहीं कहीं अपन ने इस शब्द को सुना होगा, फ्लक्चुएशन को। अकाउंट्स में सुना, तो क्या सुना अकाउंट में, कहाँ सुना, अच्छा चलो किताबी छोड़ो,
विषय की बात मत करो, जनरल जीवन में, डेली लाइफ में कहीं सुनाओ टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। हाँ, परिवर्तन, तेरा हिंदी मीडियम है क्या? हाँ, जब भी इतना शुद्ध शब्द निकल के आया परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब हुआ चेंज। अगर फ्लक्चुएशन को हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे उच्चावचन। क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उच्चावचन होना। डेली लाइफ में अभी इनने बोला कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, जैसा अभी बहुत हो रहा है, ठंड भी पड़ रही है और गर्मी भी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है कभी कभी घरों में। वोल्टेज तो हम बोलते हैं यार पंखे वंखे बंद कर दो, क्योंकि फ्लक्चुएशन वोल्टेज में बढ़ेगा तो कोई भी चीज खराब हो सकती है। शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वस्तु के मूल्य में फ्लक्चुएशन होता है। जैसे टेकोल अपना अभी पेट्रोल ले लो, तो पेट्रोल की कीमत रोज फ्लक्चुएट हो रही है, फिक्स नहीं है। कभी 1-2 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 1-2 रुपए कम हो जाते हैं। पहले सरकार ने फिक्स कर रखी थी कि भाई 90 रुपए लीटर है तो 90 रुपए लीटर सालों तक वही चल रहा है। अभी सरकार ने 4-5 साल से क्या कर दिया, फ्लक्चुएट कर दिया, रोज नई कीमत आती है। कभी 2-5-10 पैसे बढ़ जाते हैं, कभी 2-5-10 पैसे कम हो जाते हैं। वो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव होना, और हिंदी में बोलूं तो उतार चढ़ाव होना। तो फ्लक्चुएशन का मतलब यहाँ उतार चढ़ाव से है। और सैंपलिंग का मतलब होता है सैंपल करके डेटा लेना, सैंपल करके डेटा लेना। देखिए, मैंने आपसे बोला कि यार ये एक स्कूल है और इस एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2000। और इनने कोई एग्जाम दिए और इनके मार्क्स आए, सबके 2000 बच्चों के मार्क्स आए। तो मैं आपसे बोलूं कि अरे अभी 2000 बच्चों के हम एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मान लीजिए मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे? मीन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको इन 2000 डेटा का पहले टोटल लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। और टोटल लगाने के बाद उनको 2000 से डिवाइड करना। अरे भाई मीन निकालना तो सबको आता है कि नहीं आता है? तेरे को नहीं आता मीन निकालना प्रियांशी? अभी 12th दे दी कि नहीं दी अपन ने? कब दी? कभी इसी साल? तो मीन अभी और बता दूंगा कैसे निकालना। चलो जिनको आता वो बताओ क्या करेंगे? जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। तो बड़ी मेहनत का काम है। तो स्टैटिस्टिक्स वाला क्या करेगा? वो 2000 का काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इनमें से 50 बच्चों को रेंडमली चुन लेगा। कोई भी 50 बच्चे बाहर निकाल लिए, तू आजा भाई, तू आजा, तू आजा, तू। और उन 50 बच्चों के नंबर पूछ लेगा। उसके पास यहाँ पे कितने डेटा हो जाएंगे? 50 डेटा। और उन 50 डेटा का मीन निकाल लेगा। मान लो उसका मीन आया 12। कितना आया? 12। तो सैंपल का मीन, ये सैंपल है, सैंपल का मीन कितना आया? 12। तो ये मान लिया जाएगा कि पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। हिंदी में समग्र बोलेंगे, इंग्लिश में पॉपुलेशन बोलेंगे। इस पॉपुलेशन का मीन भी, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या होता है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, ये पूरा, ये पॉपुलेशन। तो हम बोलेंगे कि सैंपल का मीन 12 आया है, इसलिए पॉपुलेशन का मीन भी कितना है? 12 है। हम सैंपल निकालेंगे और जांच करेंगे और नतीजा निकाल लेंगे। ब्लड टेस्ट कराया कभी जीवन में? बीमार बीमार पड़े होगे तो? तुमने नहीं कराया, किसने तो कराया होगा। ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड बॉडी से कितना निकाला जाता है? जरा सा बोलो हाँ कि ना। जांच किसकी होगी? उस जरा से सैंपल की। तो नतीजा किसके बारे में निकलेगा? पूरी बॉडी। अगर ब्लड में शुगर 140 है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी की शुगर भी कितनी है? 140। अब उसके लिए सैंपलिंग करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। पूरी बॉडी का खून किससे निकालेंगे? सैंपलिंग ही करना पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, एक बंदे ने सुबह शुगर चेक करी, मैंने शुगर चेक करी सुबह, मेरी 140 आई। फिर दिन में मैंने चेक करी, तो क्या वापस मेरी शुगर दिन में 140 ही रहेगी या बदल जाएगी? बदलेगी ना। शाम को लगाएगी, रात को अलग। दिन भर में अगर मैं 10 बार शुगर चेक करूंगा तो 10 बार मेरी शुगर फ्लक्चुएट होगी कि नहीं होगी? होना जरूरी है। अगर फ्लक्चुएट नहीं हुई तो डॉक्टर जमा कर लेगा मेरे को।
कि भैया ये कैसा इंसान है जिसकी शुगर सुबह से लेकर शाम तक फिक्स है। अगर नहीं होगी तो भी जमा कर लेगा, और बहुत ज्यादा हो रही होगी तो भी जमा कर लेगा। समझ में आ रही ना? फ्लक्चुएशन होना जरूरी है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होना एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फ्लक्चुएशन ये हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है साहब, पहला सैंपल निकाला, मीन कितना आया 12, फिर मेरे को लगा यार 12 कुछ कम नंबर लग रहा है, एक सैंपल और लेता हूँ, फिर मैंने एक 50 का सैंपल और निकाल लिया। आपको क्या लगता है इस बार भी मीन 12 ही आएगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे चेंज हो गए, बच्चे चेंज हो गए तो मार्क्स चेंज हो गए, तो मीन इस बार मीन 16 आ गया। मेरे को लगा यार पहले 12 बड़ा गड़बड़ है, एक और लेके देखता हूँ, एक 50 का और लिया तो अब की बार 13 निकला, फिर एक 50 का और लेके देखा, अब की बार 10 ही आया। अगर मैं 10 सैंपल निकालूंगा तो 10 बार मीन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फ्लक्चुएट होगा। उसको क्या बोलोगे? फ्लक्चुएशन होना बोलोगे ना, कि मीन में फ्लक्चुएशन हो रहा है, 10 सैंपल के 10 मीन अलग अलग आ रहा है। तो यूल्स आपका ये कहना था कि आप मीन निकालोगे तो वो भी फ्लक्चुएट होंगे, मीडियन निकालोगे वो भी फ्लक्चुएट होंगे, मोड निकालोगे तो वो भी सबके अलग अलग आएंगे। अच्छा एवरेज उसको मानेंगे जिसके ऊपर इस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट कम पड़ता हो, जिसके ऊपर इस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट पड़ेगा तो सही, लेकिन हम अच्छा उसको मानेंगे जो इस फ्लक्चुएशन से कम इफेक्टेड होता हो। देखो पॉइंट नंबर 4 यही लिखा है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। देखो यही लिखा है कि नहीं लिखा है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। तो एवरेज सारे ही अफेक्टेड होंगे, लेकिन अच्छा एवरेज कौन सा माना जाएगा? जो लीस्ट अफेक्टेड होगा। तो अभी आपके पास एवरेज कितने हैं? मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ठीक है साहब? समझ में आ रहा है तो बोलते चलना, नहीं आ रहा हो तो बोलते चलना। बोलोगे तो फायदा तुम्हारा ही है, नहीं बोलोगे नुकसान तुम्हारा है, अपना कुछ नहीं भैया। समझते हुए चलना है। मीन मीडियन मोड तो सुना है। ये एक बंदा है राम, ये काम करता है छुट्टा पुट्टा, ठीक। किसी दिन ये 10 रुपए कमाता, किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 20, फिर किसी दिन 15 कमाता, किसी दिन 24 रुपए और किसी दिन 30 रुपए भी कमाता है। ठीक है साहब? ये मैंने उसके हफ्ते भर की इनकम लिख दी। उसकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही है कि नहीं हो रही है? वेरिएट हो रही है, इसलिए वो वेरिएबल है। इनकम को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वो फिक्स इनकम पे काम नहीं कर रहा है तो वो वेरिएबल है। अब किसी ने राम से पूछ लिया कि यार राम भैया तुम काम करते हो, कभी 10 रुपए भी कमाते हो, कभी 30 भी कमाते हो, तुम्हारी इनकम है कितनी एक्चुअली, क्या मान ले? तो अब राम क्या बताएगा? 10 बताएगा कि 30 बताएगा कि 25 बताएगा कि 24 बताएगा? राम कंफ्यूज। 10 बोलता है तो कम है क्योंकि एक ही दिन 10 रुपए कमा रहा हूँ, वो 30 बोलता है तो ज्यादा है, एक ही दिन 30 रुपए कमा रहा हूँ। तो राम क्या करेगा? एवरेज निकालेगा। क्या करेगा? एवरेज निकाले। अब राम को एवरेज निकालना नहीं आता, तो राम ने अपने किसी दोस्त से पूछा पहले नंबर पे, क्या भैया मेरे को एवरेज निकालना नहीं आता है, थोड़ी मदद कर दो। तो उसने उसको बोला बहुत कुछ भी मत करो राम भाई, आप जितने भी वैल्यूज हैं इन सबका टोटल लगा लो और इन सबके टोटल को किससे डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइडेड बाय 7 कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी ये मीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीन। अगर जोड़ करके डिवाइड करोगे तो वो क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। उस मेथड का नाम है अरिथमेटिक मीन। ठीक, राम ने कर लिया, एवरेज आ गया। इतने में राम को दूसरे सज्जन मिले, उनने क्या यार राम भाई इतनी क्यों मगजमारी कर रहा हूं,
आप कुछ मत करो, ये जो वैल्यूज है इनको बढ़ते क्रम में जमा लो, जरा बढ़ते क्रम में जमा लो इस तरह से। और अब देखो सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, 15, तो 15 ही एवरेज है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। समझ में आया? तुमने कहा ठीक है भाई, ये भी तरीका बढ़िया है। तीसरे नंबर पे राम को फिर कोई बंदा मिल गया, उसने कहा राम भाई इतनी भी मगजमारी क्यों कर रहे हो, केवल ये देख लो कि कौन सी वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, विच वैल्यू इज रिपीटेड हाईएस्ट टाइम्स। कौन सी रिपीट हो रही है, 15 रिपीट हो रही है 2 बार, तो उन्होंने कहा 15 ही आंसर है। और 15 आप क्या कहलाएगा, अगर आप सारी वैल्यू का टोटल लगा के उसको उसके नंबर से डिवाइड करते हो तो वो मीन निकलता है। हिंदी में बोल रहा हूँ भैया, है ना, देसी अपनी भाषा में जिसमें अपन बोलचाल करते हैं। बाद में कोई ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ठीक है साहू जी, दिया जी, क्रिस्टिना, उधर आपका क्या नाम, रुद्रपाल, ध्रुव, ध्रुवपाल, कहाँ से आए ध्रुव भाई, छोटा बागल था, अच्छा। और आप पीयूष, कहाँ से बता रहे पुष्पत जी, ब्यावरा से बता रहे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? सारी वैल्यू को जोड़ करके, 7 वैल्यू है तो सातों को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दिया तो एक मेथड हो गई, नाम क्या हो गया, मीन। अरिथमेटिक मीन बोल लो या मीन बोल। दूसरे बंदे ने सलाह दी कि इतनी मगजमारी मत करो, बढ़ते क्रम में जमा लो, सेंटर पोजीशन देख लो, जो सेंटर में आ रहा है वही एवरेज है, नाम क्या हो गया, मीडियन। तीसरे ने बोला इतना भी मत करो, बस ये देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, नाम क्या हो गया, मोड। चौथे ने बोला कि भैया मेरे पास भी एक तरीका है। राम ने क्या बोल दे भाई, तू भी बता दे अब चल। उसने कहा आप एक काम करो, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और उसकी टू दी पावर 1/7 कर लो, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। जो विचार क्रांतिकारी अभी मयंक भाई के दिमाग में आया, वही राम के दिमाग में भी आया। इतनी मगजमारी कौन करेगा, मल्टीप्लाई करने तक तो ठीक है, 1/7 निकालना, वो भी उस जमाने में जब कैलकुलेटर बना ही नहीं था, वो वैदिक रीति से निकालते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा निकालना, उन्होंने कहा बड़ा कठिन तरीका है यार, तो उन्होंने ठीक है चलो। अब राम जब घर आ गया तो राम के पास एक बंदा और आ गया, उसने बोला मेरे पास भी एक तरीका। उन्होंने कहा चल तू भी बता दे भाई, दुनिया ज्ञान दे रही, तू भी दे दे। उनने कहा आप एक काम करो, सारे डेटा का रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो, रेसिप्रोकल मतलब 2 का रेसिप्रोकल क्या, जल्दी कृष्णा, 2 का रेसिप्रोकल क्या, 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 10 का रेसिप्रोकल 1/10। इन सबके रेसिप्रोकल ले लो, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/15, 1/24 और 1/30। ये रेसिप्रोकल सब डेसिमल में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, डेसिमल में। अब आप इन सबको जोड़ लो, ये जोड़ लिए, फिर इनको 7 से डिवाइड कर दो, ये जो भी टोटल आएगा उसको किससे डिवाइड कर दो, 7। 7 से क्यों, क्योंकि 7 वैल्यूज दे रखी इसलिए। और फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसका फिर से क्या कर दो, रेसिप्रोकल निकाल। जो फाइनल एक आंसर आएगा उसका भी फिर क्या करो, रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार भी आपको एक सेंटर वैल्यू मिल जाएगी, और उस सेंटर वैल्यू का नाम होगा हार्मोनिक मीन। डेफिनेटली राम ने उसको चाय भी नहीं पूछी होगी, और नमस्ते करके बोला होगा जरूरी काम है अब आप निकलो। आखिरी की 2 मेथड बड़ी कठिन हो रही है थोड़ी सी, पर है तो वो भी सेंटर में आंसर तो वो भी निकाल के दे रहा है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन।
तो इस तरह से राम के पास टोटल मेथड कितनी हो गई? 5 हो गई। अब राम के साथ बड़ी दिक्कत है, राम सरल पे जाता है तो सबसे सरल है मीडियन और मोड, लेकिन वो सारी वैल्यू पे बेस्ड नहीं है, सभी वैल्यू का उपयोग नहीं हो रहा है। मीडियन में केवल ये देख रहे हैं कि सेंटर में कौन आ रहा है, और मोड में ये देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। बाकी के डेटा से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो बाकी के डेटा पे सबका उपयोग हो रहा है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, तो वो कैलकुलेशन में कठिन बैठ रही है। तो अब राम के पास केवल एक मेजरमेंट ऐसा बचा है जो सिंपल भी है और सारी वैल्यू पे बेस्ड भी है। वो कौन है? अरिथमेटिक मीन। समझ में आया क्या? अभी मैंने आपको पांचों एवरेज निकालने के बेसिक तरीके बताए। बेसिक तरीके क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, विचार क्या है उसको नहीं। जैसे मीन का विचार क्या है? सबको जोड़ करके डिवाइड करना। मीडियन का विचार क्या है? बढ़ते क्रम में जमा लो जो सेंटर में आए वो। मोड का विचार क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाए वो। हाँ कि ना? ज्योमेट्रिक मीन का विचार क्या है? सबको मल्टीप्लाई करके रूट 10 वैल्यू है तो 10 का मल्टीप्लाई करो, टू दी पावर 1/10 कर दो। हार्मोनिक मीन क्या बोल रहा है कि सबके रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल का मीन निकाल लो, फिर मीन का भी रेसिप्रोकल ले लो। तो ये विचार बताए मैंने बेसिक। अभी इनको अपन जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फार्मूले पढ़ेंगे, तो इनको निकालना भी सीख लेंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है अपने को। आधी जंग तो अपन ने यही जीत ली है कि अपने को कैलकुलेटर लेके जाना है एग्जाम में। कुछ भी मन से नहीं करना, सब बटन से करना है। ठीक, तो ये 5 एवरेज इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो अब अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, पहली प्रॉपर्टी बोली जाती है कि डेफिनेशन शुड बी क्लियर। डेफिनेशन मीन की क्लियर है, मीडियन की क्लियर है, जीएम की क्लियर है, एचएम की क्लियर है। मोड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मोड में बहुत लोचा है। तो जब मैं मोड पढ़ूंगा तब बताऊंगा। पर मोड पहली शर्त को फुलफिल नहीं करता। दूसरे नंबर पे इजी टू कैलकुलेट, मीन मीडियन मोड इजी टू कैलकुलेट है, पर ये दोनों नहीं है। तीसरी शर्त बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब पे बेस्ड है, पर मीडियन और मोड बेस्ड नहीं है। चौथी बात, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, मीन फॉलो करता है, ये चारों फॉलो नहीं करते। अब डेफिनेटली आप देखिए सारी के सारे राइट किसके पास आ रहे हैं? मीन के पास आ रहा है। सो मीन इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मीन इतना सही है कि वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या साबित हुआ साहब? साबित ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने वाला इकलौता एवरेज है, इसलिए वो बेस्ट एवरेज की कैटेगरी में आता है। मीन इज बेस्ट एवरेज बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यू। और इसीलिए जब हम इनकी गुण और दोष लिखेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे, तो मेरिट में क्या आएगा? मीन इज क्लियरली डिफाइंड, मीन इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मीन इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यही आएगा ना। मीडियन के डीमेरिट में क्या आएगा? मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मोड की डीमेरिट में क्या आएगा? मोड इज नॉट ए क्लियरली डिफाइंड एवरेज। मोड के पास केवल एक प्रॉपर्टी है, इजी टू कैलकुलेट, बाकी कोई प्रॉपर्टी वो फॉलो। इनके आधार पर ही हम इन पांचों के गुण और दोष यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा वो उसकी मेरिट है, और जो प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं करेगा वो उसकी डिमेरिट है। बताइए साहब, आज की कथा कितने लोगों को समझ में आई? समझ में आई क्या? क्या आई समझ में? कितने एवरेज? 5। कौन कौन से? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और
हार्मोनिक मीन पक्का। सिंपल एवरेज कौन कौन से? तीन, मीन मीडियन और डिफिकल्ट एवरेज कितने? दो, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सभी आंकड़ों पर आधारित एवरेज कितने? जिनके नाम के पीछे मीन लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि वो सभी आंकड़ों पर आधारित है। अरिथमेटिक मीन में सबको जोड़ोगे, ज्योमेट्रिक मीन में सबका मल्टीप्लाई करोगे और हार्मोनिक मीन में सबके रेसिप्रोकल निकालोगे, वहां तो सबको ही उपयोग करना पड़ेगा। तो वो न्यूमेरिकल एवरेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक। और बचे हुए जो दो हैं, मीडियन और मोड, वो पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोजिशनल। तो दो कैटेगरी बढ़ गई, एक पोजिशनल की, एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल वो जो सब पे बेस्ड है और पोजिशनल वो जो पोजीशन पे बेस्ड है। ठीक। बेस्ट एवरेज कौन? अरिथमेटिक मीन। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसर यूल की पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। प्रोफेसर यूल ने ऐसा बोला कि भैया जो भी एवरेज इन पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा उसको हम बेस्ट एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर अपने से कोई ये बोले कि भैया बेस्ट एवरेज कौन है, तो हमारा जवाब होगा बेस्ट एवरेज वो है जो प्रोफेसर यूल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है साहब। अब अपने को जो है इन पांचों एवरेज को डिटेल में पढ़ना है। कौन से? मीन। पहले मीन के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक। मेरा आपसे प्रश्न ये है, जो क्लास का माहौल मेरे को देखने में आ रहा है, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्रियांशी जी बताइए। आ रही है। क्रिस्टिना तेरे को तो आ रही, तेरा चेहरा बता देता। पीछे साहू जी, दिया जी, इधर भाई, इधर, तीनों पढ़ लेना है। ये तो नीलगिरी में आके कूटे लगाऊंगा तुमको कमरा बंद करके। ये जानते नीलगिरी वाले पे। ठीक है राठौर साहब। और उधर पीछे। ठीक है। तो अब अभी धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट में बहुत सारे फार्मूले हैं, फार्मूले ही फार्मूले हैं, मेथड ही मेथड है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो अभी अपन आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। पांचों एवरेज को डिटेल में जाकर के अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? आज अकाउंट्स लग गया सुबह। आज तो पहले ही दिन था, दूसरा दिन था। कल भी लगाया था सर ने, क्लास ली थी कल। रिकॉर्डेड लेक्चर जिन लोगों को छूटते हैं, जैसे कल किसी का छूट गया, क्योंकि ऐसे आप खुद ही समझो कि 2 दिन पढ़ा दिया और आप आके बैठोगे तो तीसरे कैसे समझ में आए जब तक आपने पिछला नहीं पढ़ा होगा। जब तक हो सकता है क्या ऐसा? तो देखते जाना उसको। और दूसरी बात यह है कि दूसरा सब्जेक्ट फिर लॉ लगा होगा, लॉ, उसके बाद फिर अभी स्टैटिस्टिक्स लग गया और इसके बाद फिर मैथ्स लगेगा। ठीक है। टाइम टेबल सबको मिल रहा है, शेड्यूल नंबर सेव करना पड़ेगा। कर लिया तुमको पीछे? आज का शेड्यूल मिला था? नहीं मिला। ये बच्ची थोड़ी सी मेरे को ठीक है, नहीं नहीं है, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक नंबर सेव कर लेना, तुमको शेड्यूल उसके हिसाब से आना। रोज 9:30 बजे आने का टाइम फिक्स है। आने के बाद आप कौन सा पहला पीरियड लगेगा, कौन सा दूसरा, वो अलग मैटर है। ठीक है। पर आना कितनी बजे? 9:30। चलो कल मिलते हैं। अब आगे कल मीन पढ़ना शुरू करेंगे।